नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान की 1971 के वॉर के बारे में, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोला जाता है। और हम देखेंगे कि बांग्लादेश एक अलग देश कैसे बना। पूरी हिस्ट्री को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 ये एक ऐसा युद्ध था जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय लिखा। इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट करी और इसने एक नए देश को बनाया। एक नए देश की इमरजेंस इस युद्ध के बाद हुई, एंड दैट इज़ बांग्लादेश, जो कि इस समय ब्रिंक के ऊपर है। अब देखिए, ये बांग्लादेश में इथनिक, लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल टेंशन्स जो काफ़ी समय से चल रही थी, उसका एक रिजल्ट था। इथनिक टेंशन्स किस प्रकार की, देखिए बांग्लादेश में एक तो बंगाली थे, एक बंगाली इथनिसिटी के थे, एक पाकिस्तानी इथनिसिटी के। तो एक तो पाकिस्तानी जो थे वो इनके ऊपर हावी थे, ठीक है, वो इन्हें कुछ समझते ही नहीं थे। दूसरा लिंग्विस्टिक, अभी यहाँ पे जो पाकिस्तानी थे वो इनके ऊपर ज़बरदस्ती उर्दू थोप रहे थे, जबकि इनकी अपनी भाषा क्या है, बंगाली, लेकिन इनके ऊपर उर्दू थोपी जा रही थी। पॉलिटिकल टेंशन थी यहाँ पे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नहीं थी। यहाँ जो बंगाली पॉलिटिशियंस थे वो अपने आप को काफ़ी मार्जिनलाइज्ड फील किया करते थे, क्योंकि इनको किसी भी चीज़ के लिए पूछा नहीं जाता था। तो यहाँ पे इथनिक, लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही थी। अब यहाँ पे बंगाली नेशनलिस्ट जो थे, जो कि अपने हकों के लिए मांग कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, उनका काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा था और उन्हें मार्जिनलाइज किया जा रहा था। वेस्ट पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट थी, अब यहाँ पे जैसे आप सब जानते हो कि जैसे ये हमारा देश है, तो एक यहाँ पे आ गया बांग्लादेश, यहाँ पे आ गया पाकिस्तान। बांग्लादेश पहले कौन सा पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान। तो ये है वेस्ट पाकिस्तान, ये है आपके पास ईस्ट पाकिस्तान। मेन जो पावर थी वो वेस्ट पाकिस्तान के पास थी। तो वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जो बंगाली नेशनलिस्ट हैं उनका ऑपरेशन कर रही थी और उनको मार्जिनलाइज कर रही थी। तो इसलिए ईस्ट पाकिस्तानी लोगों के बिहाफ पे भारत ने इंटरवीन किया और यहाँ पे युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद काफ़ी स्विफ्ट और डिसाइसिव विक्ट्री हमें देखने को मिली। अब ये तो एक ओवरऑल बैकग्राउंड था, एक मतलब बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में। अब हम ज़रा देखते हैं कि ये पूरी की पूरी क्राइसिस की जेनेसिस क्या थी। देखिए दोस्तों, 26 मार्च 1971 को बंगाली नेशनलिस्ट के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के द्वारा एक ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ। अब यहाँ पे देखो, ये जो बंगाली नेशनलिस्ट थे ये धीरे धीरे अपनी मांग उठा रहे थे। ये कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, पावर की बात कर रहे थे, अच्छी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। इसके साथ साथ उर्दू भाषा जो थोपी जा रही थी यहाँ पे बंगालियों के ऊपर, ये उसका भी विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे प्रोटेस्ट हो रहा था। कभी कभी प्रोटेस्ट काफ़ी वायलेंट भी हो जाता था। लेकिन 26 मार्च 1971 आते आते पाकिस्तानी आर्मी ने बंगाली नेशनलिस्ट के ऊपर काफ़ी ब्रूटल क्रैकडाउन किया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, कई ज़्यादा लोग इंजर्ड भी हुए। और यहाँ पे बंगाली पॉपुलेशन के बीच में एक बहुत ही गुस्सा इस क्रैकडाउन के बाद आया, और यहाँ पे ऑटोनॉमी की जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ गई ईस्ट पाकिस्तान में, मुख्यतः बंगाली पॉपुलेशन के द्वारा। यहाँ पे काफ़ी डिस्प्लेसमेंट भी होने लगी। 8 से 9 मिलियन रिफ्यूजीज़ ने भारत में आके शेल्टर लिया, क्योंकि वो पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे। तो 8 से 9 मिलियन रिफ्यूजीज़ थे जिन्होंने भारत में आके शेल्टर लिया, मुख्यतः उन स्टेट्स में जो ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के समय का जो बांग्लादेश है इसके साथ बॉर्डर करती हैं। भारत की कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर करती हैं, इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से अलग वीडियो में याद करवाया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब यहाँ पे इतने ज़्यादा जब रिफ्यूजीज़ आए तो उसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज यहाँ पे खड़ा हो गया। तो यहाँ पे भारत ने इस ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज को देखते हुए ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट किया। ओपन डोर पॉलिसी यानी हमारे देश के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए खुले हैं। कोई भी व्यक्ति ईस्ट पाकिस्तान के वायलेंस से भाग के जब भारत में आने लगा तो हम उसका स्वागत करने लगे। ये थी ओपन डोर पॉलिसी
कोई भी चाहे तो ईस्ट पाकिस्तान यानी प्रेजेंट डे बांग्लादेश, वहाँ पे अगर किसी के साथ भी वायलेंस हो रही है, वहाँ से भाग के अगर वो भारत में आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसको वेलकम करेंगे। ये थी ओपन डोर पॉलिसी। ये काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है लाखों की संख्या में डिस्प्लेस लोगों को रिफ्यूज देने के लिए। अब यहाँ पे जब रिफ्यूजीज आएंगे तो वो रहेंगे कहाँ पे? ऑब्वियसली रिफ्यूजी कैंप्स में। लेकिन इन रिफ्यूजी कैंप्स को मैनेज कौन करेगा? मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के साथ लगने वाली जो स्टेट्स थी वहाँ पर मुख्यतः ये बांग्लादेश के जो लोग थे ये भाग कर आए, मगर यहाँ जो रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए उनकी मैनेजमेंट अब कौन करेगा? यहाँ पे जिन स्टेट्स में ये आए हैं वो करेंगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुई है। ये काफ़ी क्रूशियल डिसीजन था एक यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए और इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए रिफ्यूजी कैंप्स की। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आने लगे और ये जो कैंप्स थे ये ओवर क्राउडेड होने लगे। जितनी इनकी क्षमता थी उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे आने लगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंज यहाँ पे इन कैंप्स में फेस किया गया। अब यहाँ पे इनएडुकेट शेल्टर था, दूसरा यहाँ पे फूड की भी कमी थी क्योंकि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा आ रही है, और यहाँ पे हेल्थ केयर की समस्याएं भी थी। इसकी वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़ने लगे और कई लोगों की ज़िंदगी भी चली गई, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। ऐसा नहीं है कि इसमें भारत ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। देखो यार, भारत भी उस समय कोई बड़ा अमीर नहीं था, तो जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया। 1971 की बात है ये, तो उस समय हमसे जितना हो सकता था हमने किया। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में पॉपुलेशन आई कि वहाँ पे फूड की कमी, हेल्थ केयर सेक्टर में प्रॉब्लम और इनएडिक्वेट शेल्टर हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी लोग बीमार भी हुए, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान आर्मी है वो एट्रोसिटीज़ करे ही जा रही है। तो इन एट्रोसिटीज़ से बचने के लिए वहाँ पे मुक्ति वाहिनी बनती है। बांग्लादेश में क्या बनती है? मुक्ति वाहिनी बनती है। अभी जो मुक्ति वाहिनी है ये बेसिकली एक गुरिल्ला फोर्स थी जो इवेंचुअली बंगाली रेजिस्टेंस का फेस बनी थी, और इसको ट्रेन और सपोर्ट किया गया भारत के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, भारत के द्वारा जब मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया गया और सपोर्ट किया गया तो ये बहुत बड़ा कारण बना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमने युद्ध की बात नहीं करी है, अभी तक युद्ध नहीं हुआ है। भारत सिर्फ उनकी मदद कर रहा है, मुक्ति वाहिनी को ट्रेन कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा जो वहाँ से लोग भाग कर आ रहे हैं उन्हें शेल्टर दे रहा है, रिफ्यूज दे रहा है। लेकिन अभी तक युद्ध नहीं हुआ है। युद्ध कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मुक्ति वाहिनी को, जो कि गोरिल्ला फोर्स थी, उसे जब भारत ने ट्रेन और सपोर्ट किया तो इसने भी काफ़ी पाइवोटल रोल किया जो आने वाले समय में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसमें। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं। एक रिफ्यूजी क्राइसिस, यहाँ पर शेल्टर की कमी आ गई, फूड की कमी आ गई, हेल्थ केयर प्रॉब्लम आ गई। दूसरी है मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी यहाँ पे बन चुकी है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी निरंतर एट्रोसिटीज़ कर रही है। लेकिन अब इसके साथ साथ हुआ क्या कि 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971, इसकी इवनिंग में, शाम को, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरप्राइज प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भारत के नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में जो 11 हमारी 11 एयरफील्ड्स हैं उसमें एकदम से सरप्राइज स्ट्राइक्स करी। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने भारत में नॉर्थ वेस्ट पार्ट में 11 एयरफील्ड्स हैं हमारी जहाँ पे सरप्राइज प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करी, और इस ऑपरेशन का नाम पाकिस्तानियों ने दिया ऑपरेशन चंगेज़ खान। ये इन्होंने नाम दिया इस ऑपरेशन का, जिसके तहत भारत के नॉर्थ वेस्ट में 11 एयरफील्ड्स में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करी गई, ऑपरेशन चंगेज़ खान। अब ये जो ऑपरेशन चंगेज़ खान था ये इसराइल के द्वारा जो ऑपरेशन फोकस हुआ था 6 डे वॉर के समय, उनसे इंस्पायर था। तो पाकिस्तानियों ने सोचा भी इसराइल कर रहा है तो हम क्यों ना करें, तो इन्होंने भी ऑपरेशन चंगेज़ खान कर दिया। मगर ये भूल गए कि यहाँ पे भारत बैठा है, ये चंगेज़ खान के आगे पीछे से हम बाद में लेने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है बेचारा वो बार बार भूल जाता है, बिना मतलब का फुदकने लग पड़ता है। फिर बाद में जब उसकी पिटाई होती है तब फिर वो खोते की तरह शांति से बैठ जाता है। जब तक उसको कूटा ना जाए तब तक वो फुदकता रहता है, फिर जैसे ही कूटा जाता है तो खोते की तरह बैठ जाता है। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान ने यही किया, ऑपरेशन चंगेज़ खान किया, जहाँ पर भारत के नॉर्थ वेस्ट में 11 एयरफील्ड्स में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी। हालांकि इन स्ट्राइक्स जो थी इनकी काफ़ी लिमिटेड सक्सेस थी क्योंकि बड़े ही स्मॉल नंबर, छोटे नंबर में काफ़ी कम प्लेन्स थे जिनका यूज़ किया गया था। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहाँ पे कहा कि ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हैं।
हमारे भारत के एयरफील्ड में जब एयर स्ट्राइक करी गई पाकिस्तानियों के द्वारा, तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने हमारे खिलाफ युद्ध डिक्लेयर कर दिया है। इसीलिए एयरफोर्स को बोला गया कि भैया रिस्पॉन्ड करो। एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया और यहाँ पे रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी। अब ये 3 दिसंबर की रात को हो रहा था, 3 दिसंबर 1971 की रात को, क्योंकि 3 दिसंबर की इवनिंग को पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पे स्ट्राइक्स करी थी एयरफील्ड्स में। इसके अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग ये जो स्ट्राइक्स थी और ज़्यादा एक्सपेंड हो गई और यहाँ पर ऑफिशियली जो युद्ध है वो शुरू हो गया, जो बाद में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बना। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 का युद्ध था वो कैसे हुआ, ये उसकी पूरी पटकथा है। अब यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया कि जितने भी हमारे ट्रूप्स हैं उनको ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वहाँ पे मोबिलाइज किया जाए और यहाँ पे पाकिस्तान की फुल स्केल इन्वेजन जो है वो कर दी जाए। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया कि ट्रूप्स को वहाँ पे भेजा जाए और फुल स्केल इन्वेजन कर दो पाकिस्तान की। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड असोल्ट था पाकिस्तान के ऊपर हमारे भारत के द्वारा, एयर से भी, सी से भी और लैंड से भी। हमने कहीं से नहीं छोड़ा। मैंने आपको कहा ना, पाकिस्तानियों की दिक्कत यह है कि वो ज़रा सा फुदक पड़ते हैं, फिर जब फुदक पड़ते हैं तो फिर जब उनको कूटा जाता है तो फिर वो खोते की तरह बैठ जाते हैं। तो ये कूटने की प्रोसेस है, खोते की तरह आगे बैठेंगे। अब ये कूटने की प्रोसेस बता रहा हूँ मैं कि एयर से, सी से, लैंड से, हर फ्रंट से पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेरना शुरू कर दी। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव क्या था। एक तो था ईस्टर्न फ्रंट, दूसरा था वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट में हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने ढाका को कैप्चर करना है। अभी इसको ढाका बोलते हैं जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि ईस्टर्न फ्रंट में, ईस्ट में, आप समझ जानते हो ना, ये भारत है, ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो ईस्ट में, यहाँ पे बांग्लादेश में ईस्ट में हमने ढाका को कैप्चर करना था। ढाका, जिसको अभी ढाका बोलते हैं, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। वेस्टर्न फ्रंट में हमारा ये था कि हमें पता था कि पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं या जो कबीलिए हैं ये हमारे भारत में एंटर होंगे। तो इसलिए हमारा एम यहाँ पे ये था कि पाकिस्तान को हमारे भारत की सॉइल में एंटर करने से प्रिवेंट करना है, इनको रोकना है। ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव थे। वेस्टर्न फ्रंट में पाकिस्तान को रोका जाए कि भारत की सॉइल में ना आए। ईस्टर्न फ्रंट में यह था कि हमने ढाका को कैप्चर करना है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो प्रॉब्लम थी वो थी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आप बोलोगे कि अमेरिका यहाँ पे कहाँ से आया। देखिए, इसका संबंध है कोल्ड वॉर के साथ। कोल्ड वॉर किस किस के बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर। अब ये कोल्ड वॉर बेसिकली था क्या? देखो, ये 2 ऐसे देश हैं जो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं लड़े हैं, मतलब आमने सामने नहीं लड़े हैं। ये हमेशा कोई तीसरा फ्रंट, तीसरा देश ढूंढते हैं और वहाँ पे कोई एक, मान लो जैसे सरकार की मदद कर देता है, कई जो है वो किसी सरकार के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनकी मदद कर देता है। तो इस प्रकार से इन दोनों देशों में कोल्ड वॉर होता है। या फिर 2 देशों का युद्ध है तो कोई एक का समर्थन कर देगा, कोई दूसरा का कर देगा, लेकिन खुद एक दूसरे के साथ नहीं लड़े हैं। आमने सामने फेस टू फेस इन दोनों देशों की लड़ाई कभी नहीं हुई है। तो यहाँ पे जब कोल्ड वॉर का समय था तो यूएसए ने पाकिस्तान की पूरी मदद करी। इसका कारण ये था कि यूएसए को लगता था कि पाकिस्तान, क्योंकि यूएसएसआर एक समय जो था अफ़गानिस्तान में था। आप सब जानते हैं अफ़गानिस्तान में एक समय यूएसएसआर था। जो मैंने आपको तालिबान की वीडियो बनाई है, तालिबान की हिस्ट्री बताई है, उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो अब अमेरिका को ऐसा लगता था कि क्या पता यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे न पड़ जाए, पाकिस्तान यूएसएसआर के पाले में ना चला जाए। इसलिए यूएसए जो था वो पाकिस्तान को पूरा समर्थन देता था। बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका को एक टट्टू चाहिए था, एक ऐसा पालतू कुत्ता चाहिए था। तो पाकिस्तान उसका एक पालतू कुत्ता, एक टट्टू बन गया। तो अब क्योंकि पाकिस्तान को यूएसए का समर्थन है तो भारत और यूएसएसआर इन दोनों के बीच में भी एक पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है 9 अगस्त 1971 को। ये साइन हुई न्यू दिल्ली में। इस ट्रीटी का एम था कि अगर मान लो कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट भारत के ऊपर आता है तो वहाँ पे यूएसएसआर हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पे इंडिया ने जो यूएस के द्वारा बे ऑफ बंगाल में थ्रेट पोज किया जा रहा था, इसको काफ़ी अच्छे से मैनेज किया यूएसएसआर की मिलिट्री पावर की मदद से। ये जो इंडिया और यूएसएसआर के बीच में ट्रीटी थी, इसको इनिशियली 20 सालों के लिए साइन किया गया था, लेकिन फर्दर इसको बढ़ाया भी गया। बेसिकली इसको 1993 में बढ़ाया गया था, लेकिन उस समय कोई बात नहीं थी क्योंकि यूएसएसआर उस समय बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गया था और यूएसएसआर का विघटन हो गया था, और इसलिए अब इसको रशिया बोलते हैं। और रशिया के साथ साथ और भी छोटे मोटे और देश थे जो आज़ाद होकर इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए, जिसमें से एक यूक्रेन भी है।
यूएसएसआर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। वहाँ पे मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई है एमसीक्यू के माध्यम से कि यूएसएसआर पहले बात तो बना कैसे, फिर कैसे ये चला, क्या दिक्कतें आई और फिर एंड में विघटन कैसे हुआ। तो उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये जो ट्रीटी थी ये काफ़ी सिग्निफिकेंट थी क्योंकि इसने भारत को सोवियत यूनियन का सपोर्ट दिया। सोवियत यूनियन ने इस ट्रीटी के माध्यम से एश्योर किया कि हम भारत का सपोर्ट करेंगे अगर कोई भी एक्सटर्नल अटैक इंडिया के ऊपर होता है तो। अब इस ट्रीटी से भारत ने जो पोटेंशियल थ्रेट बन रहा था चाइना, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स एक्सिस का, ये तीनों उस समय एक थे, चाइना, पाकिस्तान और यूएसए। लेकिन क्योंकि हमारे साथ यूएसएसआर खड़ा था, रशिया खड़ा था, इसलिए इन तीनों ने हमारे पर हमला नहीं किया। ये ताकत है यूएसएसआर की। यही कारण है कि अब यूएसएसआर ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया है तो आप देख रहे हो कि भारत में जो जनता है उनका कोई ज़्यादा बड़ा विरोध नहीं है रशिया का। मतलब आम जनता जो है उनके बीच में कोई, उनके दिमाग में, उनके दिल में रशिया के अगेंस्ट कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, टाइम टेस्टेड फ्रेंड है हमारा। तो अब यूएसएसआर की जो इन्वॉल्वमेंट थी ये काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करा यूएस, यूके और चाइना जैसे देशों का जो पोटेंशियल चैलेंज था उसको मिटिगेट करने के लिए। इस स्ट्रेटेजी ने ये शो किया कि भारत ने 1971 के वॉर के समय काफ़ी केयरफुल प्लानिंग करी थी, कोऑर्डिनेशन करी थी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करी थी अवेलेबल रिसोर्सेज की, और इन सब की वजह से अल्टीमेटली एक डिसाइसिव विक्ट्री होती है 1971 के वॉर में और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने काफ़ी ट्रेमेंडस करेज बताया और अपना पूरा स्ट्रेटेजिक एक्यूमन बताया इस पूरी की पूरी क्राइसिस में। यही कारण था कि इनकी लीडरशिप के लिए इन्हें एक मॉनिकर दिया गया, दैट इज़ दुर्गा। इनको दुर्गा माता ऐसा दर्जा दिया गया। दुर्गा माता आप सब जानते हैं एक हिंदू गॉडेस है जो कि स्ट्रेंथ और करेज को सिंबलाइज करती है। पाकिस्तान के ऊपर 1971 में हमारी जो विक्ट्री थी उसको हर साल हम विजय दिवस या विक्ट्री डे के तौर पे कोमेमोरेट करते हैं, याद करते हैं। अब इस युद्ध के बाद बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिक हमारे कब्जे में थे जिनको हमने छोड़ दिया था। उसके बावजूद भी पीस के लिए, शांति के लिए हमारे भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बनाया जाता है, जबकि ये वो देश है जिसने 90,000 सैनिक अपने दुश्मन देश के छोड़े हैं। पर खैर, अब यहाँ पे बात आती है कि युद्ध हो गया, बांग्लादेश अलग देश बन गया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट आती है, दैट इज़ शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट को 2 जुलाई 1972 में साइन किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फ़िकर अली भुट्टो के बीच में। अब इसने 1970 वॉर के जो आफ्टरमैथ थे उसे एड्रेस करना इसका एक एम था और एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना था जिसमें भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। इस एग्रीमेंट का एम था कि एक ड्यूरेबल पीस बनाया जाए, फ्रेंडशिप बनाई जाए और कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए दोनों देशों के बीच में। इस एग्रीमेंट के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहले, हम दोनों देश एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, जो भारत ने हमेशा करी है लेकिन पाकिस्तानियों ने नहीं करी है। दूसरा है नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। एक दूसरे के देशों के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें कोई भी दूसरा देश इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तीसरा आता है रिस्पेक्ट फॉर यूनिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड सोवरेन इक्वालिटी, कि दोनों देश एकता पे काम करेंगे, यूनिटी पे काम करेंगे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पे काम करेंगे और इक्वालिटी और सोवरेनिटी जो है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर कोई भी इशू दोनों देशों में निकल के आता है तो बाईलेटरल अप्रोचेस की मदद से हम उसका रिजोल्यूशन करेंगे। कन्फ्लिक्ट का जो रिजोल्यूशन है वहाँ पे कहा गया कि दोनों देश कमिटेड हैं कि कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्रंटेशन होती है, उसको हम रिजॉल्व करेंगे कैसे, पीसफुल मीन से, यानी पीसफुल शांति के साथ हम उसे रिजॉल्व करेंगे और किसी भी प्रकार की जो मिलिट्री एस्केलेशन है उसको हम अवॉइड करेंगे। दूसरा, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। इस एग्रीमेंट में एम्फेसाइज किया गया कि दोनों देश कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स को बढ़ाएंगे और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्स्ट जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। अब इस एग्रीमेंट की लेगेसी क्या है? देखिए, शिमला एग्रीमेंट जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के कंटेक्स्ट में। कई बार शिमला एग्रीमेंट को दोनों देशों ने अपने डिस्कशंस के लिए रेफरेंस पॉइंट की तरह देखा है और इन दोनों देशों में जो कुछ डायलॉग्स हुए हैं उसमें इसे इन्वोक भी किया गया है। मगर इस शिमला एग्रीमेंट के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। सबसे पहले, मिलिट्री पावर की जो इम्पोर्टेंस है उसको रियलाइज़ नहीं किया गया डिप्लोमेटिक ट्रीटीज़ में। यहाँ पे कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो शिमला एग्रीमेंट थी इसमें सिक्योरिटी पॉलिसी प्लानिंग के लिए मिलिट्री लीडर्स को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरा आता है कि यहाँ पे एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक इंडिया ने करी कि शिमला एग्रीमेंट में हमने कश्मीर को
डिस्प्यूट मान लिया। हमने ये नहीं माना कि कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हमने बोला कि ठीक है हम मानते हैं कश्मीर जो है वो डिस्प्यूट है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि इसी एग्रीमेंट की वजह से फ्यूचर में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हमें देखने को मिली और इवन करगिल कन्फ्लिक्ट जो था वो भी इसी वजह से हुआ, क्योंकि कश्मीर को इसमें हमने डिस्प्यूट मान लिया। हमें सीधा ये बोलना चाहिए था कि ना सिर्फ कश्मीर बल्कि POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भी हमारे भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है, यहाँ के लोग आज़ादी क्यों चाहते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जियो स्ट्रेटेजिक क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए और एक भारतीय होने के नाते भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तो ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि जब इस शिमला एग्रीमेंट में ये मान लिया गया कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है, तो इसके वजह से पाकिस्तान को परमिट कर दिया गया कि उनकी जम्मू कश्मीर में जो लैंड है उसको रिटेन कर सकते हैं वो। और यहाँ पे बेसिकली आप ऐसा बोल रहे हो कि कश्मीर में इक्वल स्टेटस पाकिस्तान को देने की बात हो रही है। फिर इसके साथ साथ ये भी आता है कि भुट्टो के ऊपर इंदिरा गांधी ने, बेनज़ीर भुट्टो जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनके ऊपर इंदिरा गांधी ने पूरा भरोसा किया और पूरा ऑप्टिमिज्म था। लेकिन इसके बाद काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। क्यों हुई? क्योंकि भुट्टो के जो प्रॉमिस थे उसमें कोई एक्शन कंक्रीट नहीं देखने को मिला हमें। और यहाँ पे हमने जब कहा था कि एक दूसरे की जो बाउंड्री, जो टेरिटरी है उसका हम सम्मान करेंगे, और यहाँ पे बात हुई थी कि हम पीसफुल, शांति से किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, वहाँ पे नहीं देखने को मिला। यहाँ पे पाकिस्तान ने कई बार इस अकॉर्ड को ब्रीच भी किया और कई बार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, और इसी की वजह से करगिल का वॉर भी हुआ था। शायद यही कारण है कि इस समय हमारी गवर्नमेंट का यह कहना है कि सबसे पहले पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ख़त्म कर दे। अगर तुम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ख़त्म करोगे तभी जाके हम इंडियंस तो ऐसा बात करेंगे, क्योंकि हमने कई बार तुम्हारे पे भरोसा किया है और तुमने पीठ पीछे खंजर घोंपा है। तो ऐसे दोस्तों, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की कैसे बांग्लादेश बना, युद्ध क्यों हुआ, सबसे पहले बांग्लादेशियों की क्या प्रॉब्लम थी, इथनिक टेंशन, लैंग्वेज की टेंशन, और दूसरा था पॉलिटिकल टेंशन। फिर हमने देखा कि इंडिया के क्यों प्रोवोक किया, कैसे प्रोवोक किया। एक तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थी, दूसरा कि हमारे एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक किया गया, स्ट्राइक की गई। फिर फुल फ्लेज्ड वॉर हुआ, उसके बाद फिर हम जीत गए, पाकिस्तान हार गया, 90,000 सैनिक हमारे पास थे, हमने उनको छोड़ दिया, बांग्लादेश एक अलग देश बना, और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुई। अब देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद था तो गोवा और सिक्किम भी भारत का हिस्सा नहीं था। तो गोवा भारत का हिस्सा कैसे बना, सिक्किम भारत का हिस्सा कैसे बना, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियोज़ में कवर किया है, दोनों को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। बाकी भी मैंने आपको जो वीडियोज़ बताई हैं, इंदिरा गांधी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, USSR से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, बाकी जो भी वीडियोज़ बताई हैं उन सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।